हेलो दोस्तों, वेलकम यू। दोस्तों, पिछले पार्ट्स में पिछले वीडियो में इस चैप्टर के हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, जिनको हम पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स। हमने हार्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस शुरू किया था और उसमें हमने ब्रेन और ब्रेन के फंक्शंस, उसके पार्ट ये बताए थे। अब उसी का सेकंड पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जो हमने आपसे शुरुआत में डिस्कस किया था, जिसमें आपसे डिस्कस किया गया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन डन बाय टू प्रोसेस। एक को हमने नर्वस सिस्टम कहा था और सेकंड जिसको हमने कहा था एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द ग्लैंड्स which are ductless gland, जिनके पास डक्ट नहीं होती है। they secrete their secretion directly into the blood and blood transport the secretion to the target organs are called endocrine glands। उन्हीं endocrine glands से secrete होने वाले केमिकल्स या सब्सटेंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। तो वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं ह्यूमन बींग्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स उसको सिक्रीट करती है और उनके क्या फंक्शन है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। देखते हैं, हाउ सच केमिकल्स और हार्मोन्स मींस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। हाउ आर सच केमिकल्स, कि किस तरीके से ये केमिकल्स, जिसको आप हार्मोन्स कहते हो, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम करते हैं या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं एनिमल्स में। यानी कि एनिमल्स में किस तरीके से हार्मोन्स या केमिकल्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्वायरल्स, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्केरी सिचुएशन। और ये अगला क्वेश्चन है कि जब हम किसी एक एबनॉर्मल सिचुएशन में होते हैं या डरावनी सिचुएशंस में होते हैं, तो उस इंस्टेंस में हम क्या करते हैं। जैसे स्क्वायरल्स का दिया हुआ है एग्जांपल, कि वो क्या करती है, एकदम देयर बॉडीज हैव प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो उनका शरीर या तो फाइटिंग के लिए या फिर दूर भागने के लिए तैयार हो जाता है ना। जैसे कि हम भी करते हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम सोचते हैं कि हमें फेस करनी चाहिए, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हमें सोचता है कि वी स्किप दिस सिचुएशन, किसी तरीके से इसे बचा जाए, है ना। तो इसी तरीके से या तो उससे फाइटिंग लड़ा जाए या भाग जाए, वहां से भागना पड़े। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज ए ग्रेट डील्स ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल वे। अब देखो, दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी कैसी हो, कंट्रोल्ड वे में हो। ऐसा नहीं है कि एनर्जी तो ज्यादा चाहिए, लेकिन ऐसे ही उस एनर्जी का कंट्रोल भी होना जरूरी है। यानी कि एक निश्चित अमाउंट में अत्यधिक मात्रा की एनर्जी इस्तेमाल होती है दोनों सिचुएशन में। इसलिए दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। कौन सी दोनों प्रोसेस? या तो फाइटिंग करना या वहां से भाग जाना। इस चीज को डिसाइड करना और इसको प्रोसेस करना, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। Many different tissues type will be used and their activities integrated together in these actions। अब देखो ये कैसे होगा, many different types of tissue, अलग अलग तरह के टिश्यू will be used, इसके साथ उपयोग होंगे, and their activities integrated together, और इनकी एक्टिविटीज भी इनके साथ जुड़ेंगी, इंटीग्रेट होगी, in these action, इस काम को पूरा करने के लिए। कौन से काम को पूरा करने के लिए? फाइटिंग करने के लिए या रनिंग करने के लिए। केवल एक चीज नहीं है, अलग अलग तरह के टिश्यू इस्तेमाल होंगे, उनकी एक्टिविटी का उपयोग किया जाएगा, तब जाके ये काम फाइटिंग का या रनिंग का कंप्लीट होगा। और इसीलिए क्योंकि बहुत से टिश्यू इस्तेमाल होते हैं, उनके अलग अलग एक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है, वी नीड हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ग्रेट डील्स ऑफ एनर्जी। However, फिर भी the two alternate activities, दो
अल्टरनेट एक्टिविटीज कौन कौन सी, फाइटिंग और रनिंग, या तो लड़ना या भागना, और ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट, इसलिए दोनों भी अलग अलग है, या तो लड़िए या भागिए, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग हो गई। सो हियर इज ए सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजुअली मेड इन द बॉडी। तो ये ऐसे ही नहीं है, इनके लिए भी कोई ना कोई प्रिपरेशन की जरूरत होती है, और इसके लिए शरीर अपने आप को तैयार करता है दोनों सिचुएशन के लिए। ऐसा ही नहीं है कि आपने सोचा कि हमारे सामने 4 लोग आ गए तो हम इनसे लड़े, पहले हमारे शरीर को उस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा, एनर्जी का इस्तेमाल करके, डिफरेंट टिश्यू का इस्तेमाल करके, और उस चीज को पहले शरीर को तैयार करेंगे ये केमिकल्स की हेल्प से, एनर्जी को कलेक्ट करेगा एंड देन डिसाइड टू फाइट और फ्लाइट और भागना, रन करना। These preparation should ideally make it easier to either activity in the near futures। और ये प्रिपरेशन, ये तैयारी शरीर में ये डिसाइड करेगी कि हमें किस सिचुएशन में किस तरीके का, किस एक्टिविटी का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो सामने होने वाली घटना है, नियर फ्यूचर मतलब जस्ट होने वाली है। जैसे कि अब मैंने कहा कि 4 साथी आपके सामने हैं, तो आपको लगे कि फाइट करें या फ्लाइट करें, तो ये नियर फ्यूचर हो गया कि क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये प्रिपरेशन जो शरीर करता है वो काम आती है। हाउ वुड दिस बी अचीव्ड, लेकिन ये कैसे अचीव की जाएगी, तो इसी के बारे में हार्मोन्स और केमिकल्स हमारा गाइड करेंगे, हमें बताएंगे। इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलीव्ड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स via nerve cells, the range of tissue instructed to prepare for the coming activity would be limited। अब देखो, if the body design, केवल body design in the squirrel relieved only on electrical impulse, केवल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ऊपर डिपेंड करे या उस पर ही इस तरीके से आश्रित हो जाए कि वो काम करना है या नहीं करना है, वाया नर्व इंपल्स या नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मींस न्यूरॉन्स, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। द रेंज ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू की रेंज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड, तो आने वाले टिश्यू या हेल्प करने वाले टिश्यू या जो टिश्यू उस एक्टिविटी में शामिल होंगे उन टिश्यू की एक्टिविटी भी लिमिटेड हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ ए केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट एज वेल एज इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंज नीडेड। दूसरी तरफ, इफ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट, केमिकल सिग्नल भेज दिए जाते हैं, इट वुड रीच ऑल सेल्स, जो कि पूरे शरीर के अंदर बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंच जाए, एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने पर बदलाव जरूरी होंगे। भाई पूरे शरीर में अगर केमिकल्स चले गए, पूरे शरीर में अगर हार्मोन्स चले गए और सारे के सारे उन हार्मोन्स के कारण चेंज होगा शरीर, तो बड़ा बदलाव कहा जाएगा। दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स, जो कि बहुत से एनिमल्स में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम में भी, यूजिंग ए हॉर्मोन्स कॉल्ड एड्रेनलिन, जो कि एक हॉर्मोन्स का नाम दिया गया है एड्रेनलिन, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो यानी कि इन्होंने एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले एड्रेनलिन का फंक्शन हमें बता दिया कि ये 2 चीज के लिए हमें तैयार कर रहा है, या तो फाइटिंग या रनिंग, यानी कि फाइट और फ्लाइट। ओके, तो कौन सा है ये, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड्स प्रिपेयर अस फॉर फाइट और रनिंग, जिसको हम रनिंग को फ्लाइट भी कह सकते हैं। लुक एट द फिगर 7.7 टू लोकेट दीज ग्लैंड्स, तो इन ग्लैंड्स को हम फिगर 7.7 में देखेंगे कि इनकी पोजीशन क्या है और कहां कहां पर है। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली, तो ये सबसे पहले एड्रेनलिन के बारे में बात कर रहा है, हम यहां पर नंबर 1 डाल देते हैं। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट किया जाता है,
एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और अलग अलग हिस्से तक ले जाया जाता है। तो ले जाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड में ही सीक्रेट किया जाता है और ब्लड ही पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तो ब्लड इसको अलग अलग हिस्सों तक, अलग अलग पार्ट तक लेकर जाएगा। द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। और टारगेट ऑर्गन कौन होंगे? जिस पर ये काम करता है वो हार्ट भी होगा। मतलब कि ब्लड इसको उसके टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएगा या स्पेसिफिक टिश्यू तक लेके जाएगा। टारगेट ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू कौन से हैं? जिन पर इसका असर होगा और जो इसके असर के रेस्पॉन्स में एक्ट करेंगे, यानी कि हमें प्रिपेयर करेंगे कि आइदर वी फाइट और आइदर वी फ्लाइट। उनमें एक टारगेट ऑर्गन हार्ट भी है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द हार्ट बीट्स फास्टर, तो हार्ट के ऊपर काम करेगा एड्रेनलिन, तो क्या होगा? हार्ट बीट फास्टर, बढ़ जाएगी हार्ट बीट यानी कि धड़कनें। रिजल्टिंग इन सप्लाई मोर ऑक्सीजन, जिसके कारण क्या होगा? पूरे शरीर के अंदर, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी मसल्स के अंदर भी। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस। ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपका माउथ से लेकर एनएस तक, एंड स्किन इज रिड्यूस, वहां पर कम हो जाएगा। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स। और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से स्मॉल आर्टरीज, इनके चारों तरफ, यानी कि इनके चारों तरफ जो छोटी आर्टरीज है उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण वहां पर ब्लड की सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी। इससे क्या फायदा हुआ? क्या फर्क पड़ेगा? दिस डाइवर्ट द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल्स, ये हमारे स्केलेटल मसल्स में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा, डाइवर्ट कर देगा। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटल यानी कि बोन से कनेक्टेड होती है और जो मूव कराती है स्केलेटल सिस्टम को। द ब्रीथिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने की दर भी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों हो जाएगी? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल्स, क्योंकि डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिब्स मसल्स जो रिब्स को कंट्रोल कर रही है, तो रिब्स के और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन होने से रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि हार्ट बीट बढ़ी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी, जब ऑक्सीजन जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट भी होगी और उसको बाहर फेंकना है, और बाहर फेंकेगा तो और ज्यादा ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, तो सारा सिस्टम ये तेजी से होगा। इसलिए हम कह सकते हैं हार्ट बीट के बढ़ने से रेस्पिरेशन रेट या ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ली जाए और शरीर को डिस्ट्रीब्यूट की जाए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में तेजी से। ऑल दीज रेस्पॉन्स टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी। अब ये सारी की सारी चीजें यानी कि ताकत आ गई, ऑक्सीजन आ गई, है ना, तो ये क्या करेगी? बॉडी को रेडी करेगी किसके लिए? टू डील विद द सिचुएशन, उस सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार करेगी। कौन सी सिचुएशन? आइदर फाइट और फ्लाइट यानी कि रनिंग, तो दोनों में से किसके लिए जो भी सुटेबल होगी उसके लिए तैयार कर देगी। सच एनिमल्स हार्मोन आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, और ये हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम आर मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स व्हिच आर डक्टलेस, जिन पास डक्ट नहीं है। द सीक्रेट देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो अपने हार्मोन्स या केमिकल या अपने सिक्रेशन को ब्लड में सिक्रीट करती है, एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट देयर सिक्रेशन टू द टारगेट ऑर्गन, और दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, which constitutes second way of control and coordination in our body. सेकेंड वे, फर्स्ट वे के लिए हमने पढ़ लिया था हमारा नर्वस सिस्टम है, एंड दीज आर दी सेकेंड पार्ट, सेकेंड वे जिससे हमारे शरीर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि पहले तो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने जिक्र किया हार्मोन्स, जो कि एड्रेनलिन था, सिक्रीट होता है एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन हमारे क्या रोल कर रहा था? अगर मैं इसके फंक्शन को अगर समराइज करूं
तो इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज ब्रीथिंग, ठीक है, इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज ब्रीथिंग, ठीक है, टू प्रिपेयर अस फॉर फाइट एंड फ्लाइट। ये हमें फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करेगा, ठीक है। और दीज आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड, और ब्लड इसको कैरी करता है। तो इन शॉर्ट ये है। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मैंने डेफिनेशन बता दी है। इसका एक एग्जांपल हमने एड्रिनल ग्लैंड लिया है, ये एग्जांपल है। एड्रिनल से एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है और इस हार्मोन के ये फंक्शन होते हैं, ये इस ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़े हैं। हम आगे चलते हैं और इसके डिटेल जो फंक्शंस है, डिटेल एक्टिविटी है, वो हमने अलग वीडियो में डाल दी है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। एक्टिविटी 7.3, लुक एट फिगर 7.7 हम आगे देखेंगे। आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेंशन इन द फिगर, एक एक को करेंगे। सम ऑफ दीज ग्लैंड्स हैव बीन डिस्कस इन द टेक्स्ट, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। कंसल्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड डिस्कस विद योर टीचर टू फाइंड आउट अबाउट द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड, यही हम करने वाले हैं। रिमेंबर दैट प्लांट हैव हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। अब देखो प्लांट में हमने पीजीआर पढ़ा था, पीजीआर के बारे में यही था कि वो क्या करते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जो और डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होते हैं, ग्रोथ प्रमोट करते हैं। व्हाट फंक्शंस डू एनिमल्स हार्मोन परफॉर्म, तो एनिमल्स के हार्मोन्स क्या करते हैं ये पूछा है। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ, तो हम इनके डायरेक्शनल ग्रोथ यानी कि जिस तरीके से पीजीआर ग्रोथ मूवमेंट को करते हैं उस संदर्भ में एनिमल्स हार्मोन के बारे में नहीं बता सकते हैं। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर, हमने कभी भी किसी एनिमल्स को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ते हुए नहीं देखा है और ना ही किसी अदर डायरेक्शन में, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन लाइट और ग्रेविटी, ये लाइट और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट इफ थिंक अबाउट इट ए बिट मोर, अगर इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचा जाए, थोड़ा सा, it will becomes evident that even in animals bodies growth happens in carefully controlled place, growth होती है लेकिन बहुत ही controlled place के ऊपर होती है। plant will grow leaves in many places on the plant body, plant में क्योंकि leaves बहुत जगह पर लगती है तो सब में growth होती है। for example, but we do not grow fingers on our face, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम में growth है तो हमारे चेहरे पर fingers आ जाए और हमारे चेहरे पर फिंगर की ग्रोथ होने लग जाए, नहीं, बहुत ही कंट्रोल्ड प्लेस के ऊपर थोड़ा सा ग्रोथ ऑब्जर्व की जा सकती है। द डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस, और ये जो डिजाइन है बॉडी का, इसमें बहुत ही सावधानी से ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रंस, बच्चे की ग्रोथ के दौरान इसको मेंटेन किया जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं हम। ये हमारा फिगर 7.7 है जिसके अंदर बताया गया था कि आपको फाइंड आउट करनी थी, तो दोनों हमारे मेल और फीमेल के डायग्राम दिए हुए हैं। तो ये सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस। ये तीनों ग्लैंड्स कहां पर होती है, इनसाइड द ब्रेन, ये होती है ब्रेन में, जैसा कि लोकेशन आप देख रहे हो ब्रेन में। Hypothalamus is the part of the brain. Pineal glands and pituitary glands are glands which are located in the brain. Sorry. उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं गले के अंदर, यहाँ पर इसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड्स, जो शायद कुछ उभरी हुई भी दिखाई दे सकती है यहाँ पर। उसके ऊपर ही थायराइड के ऊपर जस्ट ऑन द थायराइड्स पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है, उससे नीचे लाइक इन द चेस्ट, यहाँ पर चेस्ट के पास, यानी कि जहाँ पर हमारा अपर ये जो बटन होता है वहाँ पर
थाइमस ग्लैंड्स होती है। उससे नीचे आते हैं तो किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स है। एड्रिनल, एड मतलब होता है ऐड करना और रीनल का मतलब होता है किडनी, किडनी के ऊपर। इसके साथ ही पैनक्रियाज ग्लैंड्स है। पैनक्रियाज ग्लैंड्स को हम पढ़ चुके हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज हार्मोन का सिक्रीशन कर रही थी जिसको पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट कर रही थी विच इज एन एंजाइम, ठीक है, और यहां पर ये हार्मोन सिक्रीट करेगी। तो क्योंकि ये दोनों काम कर रही है तो पैनक्रियाज ग्लैंड्स इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ना तो एंडोक्राइन कह सकते हैं और ना ही एक्सोक्राइन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों सिक्रीट करती है, इसलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। फिर मेल में टेस्टिस, जो कि आप पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। और उनके संदर्भ में फीमेल में होती है ओवरी, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है। बाकी सारी की सारी ग्लैंड्स सेम होती हैं। तो हम इनके बारे में अब थोड़े थोड़े फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या दिया गया है। Let us examine some example to understand how hormones help in coordinating growth। तो हम कुछ एग्जाम्पल के देखते हैं कि हॉर्मोन्स किस तरीके से ग्रोथ को कोऑर्डिनेटेड करते हैं। वी हैव ऑल सीन साल्ट पैकेट विच से आयोडाइज साल्ट। हमने नमक के पैकेट देखे होंगे, ऐड भी देखे होंगे जिसके ऊपर लिखा रहता है दिस इज आयोडाइज साल्ट, यानी कि इसमें आयोडीन है ना, एनरिच विद आयोडीन, जिसके अंदर आयोडीन भरपूर है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज साल्ट इन अवर डाइट। तो ये क्यों जरूरी है कि हम आयोडाइज साल्ट लें अपने डाइट में। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड्स। आयोडीन क्यों जरूरी है, ये आपका क्वेश्चन आता है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड, जो कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, इट इज लोकेटेड इन द थ्रोट, गले के अंदर, आइदर साइड ऑफ विंडो पाइप, टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो हमारे पास ग्लैंड्स कौन सी हो गई, थायराइड ग्लैंड, और इससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन का नाम हो गया थायरोक्सिन, और इसके लिए बनने के लिए जरूरी हो गया आयोडीन। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं। थायरोक्सिन के फंक्शन की बात करते हैं। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, सो प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस ऑफ द ग्रोथ। इसलिए सही एक बड़ी अच्छी मात्रा में संतुलन बनाने का काम कौन करता है, थायरोक्सिन और थायराइड ग्लैंड्स। ओके, हमारे ग्लैंड्स क्या हो गई, थायराइड ग्लैंड्स, हार्मोन क्या हो गया, थायरोक्सिन, फंक्शन क्या हो गया, रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, आप यहाँ पर दूसरी ग्लैंड्स हमारी कंप्लीट हो गई। थायराइड पहले हो गई है, सॉरी एड्रिनल पहले हो गई है और थायराइड यहाँ पर हो गई है। उसके बाद है आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये यहाँ पर भी बताया है और यहाँ पर भी। इन केस ऑफ आयोडीन इज डेफिशिएंट, अगर आयोडीन ना हो तो क्या होगा, ये अनदर क्वेश्चन है। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम गोइटर। यानी कि हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी में एक बीमारी हो जाती है जिसको गोइटर, घेंगा, गलकंड रोग के नाम से जानते हैं, जिससे गला फूलकर लटक जाता है। और आप इसके डायग्राम देख सकते हैं, हमने भी डाला है अपने दूसरे वीडियो में। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज, और इस डिजीज का सिम्टम्स क्या है, इज ए सोलन नेक, गला का फूल जाना। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द फिगर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये गले के अंदर है, नेक जिसको कह रहे हैं विंड पाइप के दोनों तरफ है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, जिससे थायराइड ग्लैंड्स फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी और गला सूजकर लटक जाएगा। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट। अब ये यहाँ पर हमारा एक ग्लैंड्स और खत्म हो गई, जिसको हम 2 कहते हैं। तीसरे ग्लैंड्स के बारे में चले गए कि हम देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम ड्वार्फ कहते हैं, और कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं जिसको हम जायंट कहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपेंस, क्या आपने सोचा है कि ये कैसे होता है। ग्रोथ हार्मोन, अब हार्मोन का नाम क्या आ गया, जो इस चीज को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हो गया हमारा थर्ड ग्लैंड, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड द नेम ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। और इसका फंक्शन क्या हो गया है, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट, ये इसका फंक्शन हो गया है।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करना है। यानी कि अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो ये जायंट बना देगा, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हुआ तो ड्वार्फ बना देगा। इसका मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का बनना जरूरी है, तो ये रेगुलेट करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट को बॉडी की। ओके, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी, यानी कि कमी है हार्मोन इन चिल्ड्रन, इट लीड टू द ड्वार्फिज्म। अगर कम है तो ये क्या कर देगा, बोनापन, और इसके अपोजिट अगर ये ज्यादा है तो क्या कर देगा, जायंटिज्म। यू मस्ट हैव नोटिस मैनी ड्रामेटिक चेंज इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड्स एज यू अप्रोच 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। अब जैसे ही आप 10 से 12 साल की उम्र में जाते हो, या आपने अपने दोस्तों को देखा हो, तो आपकी अपीयरेंस में बहुत ही ड्रामेटिक चेंज होते हैं। कोई ज्यादा सुंदर हो जाता है, किसी के चेहरे पर पिंपल निकलना शुरू हो जाते हैं, कोई बिल्कुल डार्क हो जाता है, कोई गंभीर हो जाता है, कोई खुश हो जाता है। बहुत से चेंजेस शरीर में आने लगते हैं। दीज चेंज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, और ये चेंज का कारण है प्यूबर्टी। बिकॉज ऑफ दीज सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, दिस इज द थर्ड ग्लैंड जिसके बारे, फोर्थ ग्लैंड जिसके बारे में बात कर रही है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। तो ये हो गए हार्मोन, और इनसे ग्लैंड्स का नाम क्या हो गया, प्यूबर्टी के लिए मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल में क्या हो गई, ओवरी। टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन और ओवरी सिक्रीट एस्ट्रोजन, और दोनों किसके लिए जिम्मेदार है, प्यूबर्टी के लिए। और प्यूबर्टी से क्या होता है, अपीयरेंस 10 से 12 साल में चेंज होने लगती है। डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैज बीन एडवाइज्ड by the doctor to take less sugar in their diet because of they are suffering from the diabetes? और ये तो एक आम सी बात है, हम हर रोज देखते हैं। किसी को आप मीठा ऑफर करिए, सॉरी सर आई हैव ए डायबिटिक पेशेंट, मैं डायबिटिक हूँ, ये एक आम बात है। मीठे से अवॉइड ही करते हैं, क्यों, ये इन्होंने इसी चीज का बताया, डायबिटीज है, ठीक है, मीठा नहीं खाते, और डॉक्टर उनको क्या कहते हैं, टू अवॉइड और टेक लेस शुगर, कम मीठा खाइए। तो यहां पर कौन सी ग्लैंड काम करेगी, दिस इज एज ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन, और कई बार तो ट्रीटमेंट के कारण उन्हें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, किसके, इंसुलिन के। तो इंसुलिन हार्मोन आ गया, तो दिस इज हम फिफ्थ ग्लैंड, हम पांचवें हार्मोन्स और पांचवें ग्लैंड की तरफ चल रहे हैं। तो हार्मोन का नाम क्या हो गया, इंसुलिन। और ये हार्मोन्स क्या है, दिस इज ए हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज, ठीक है, ये ग्लैंड्स हो गई। एंड फंक्शन क्या हो गया, हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। ओके, तो नेम ऑफ द ग्लैंड्स इज पैनक्रियाज, नेम ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज इज इंसुलिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। ओके, इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर, अब यानी कि हाइपोसिक्रेशन कह सकते हैं, लेस सिक्रेशन, प्रॉपर अमाउंट, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, तो शुगर बढ़ने लग जाती है, क्योंकि ये शुगर को कम करता है इंसुलिन। और अगर इंसुलिन नहीं है तो शुगर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसको कम करने वाला इंसुलिन सिक्रेट कम हो रहा है। तो जिसके कारण क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, और हार्मफुल इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। ओके, इफ इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वालिटी, वी नीड ए मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज डन। अब देखो, ये जरूरी है कि सारे के सारे हार्मोन जितनी अमाउंट उनकी डिसाइड है उन अमाउंट में सिक्रेट हो। इसके लिए शरीर में एक मैकेनिज्म होता है जो इस चीज को कंट्रोल करता है कि सारे हार्मोन एक लिमिटेड अमाउंट में सिक्रेट हो। द टाइमिंग, यहां से मार्क करेंगे हम, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय ए फीडबैक मैकेनिज्म। और वो मैकेनिज्म जो किस टाइम पे कितना हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होना चाहिए, इसे रेगुलेट करता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट है, यानी कि देखो शरीर के अंदर ही एक सिस्टम बना हुआ है बाय द नेचर, कि वो ये भी बता देता है कि अब आपको इस हार्मोन की जरूरत है शरीर को, इसको सिक्रेट करना चाहिए और इसको नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, जैसे ब्लड शुगर लेवल बढ़ी, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज की सेल्स इसको डिटेक्ट करेगी
एंड रेस्पॉन्ड करेगी बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, इंसुलिन सीक्रेट करके, ताकि शुगर को कम किया जा सके। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, जैसे ही शुगर लेवल कम होगा इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस, तो इंसुलिन का सिक्रीशन रुक जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे शरीर में ये काम करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब आपके सामने दुर्घटना या दुविधा की स्थिति होती है तो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट हो गया था, है ना, जो हमें बताता है कि यहाँ पर हमें लड़ना चाहिए या भागना चाहिए, फाइट करनी चाहिए या फ्लाइट करनी चाहिए। शुगर बढ़ रही है, इंसुलिन सिक्रीट हो गया पैनक्रियास से। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, हालांकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने अगले वीडियो में। पैनक्रियाज इज नोन एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बिकॉज इट एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्यों कर रही है? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और एक्सोक्राइन इसलिए कहलाती है बिकॉज इट सिक्रीट एन एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम था जिसको हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकंड पार्ट के रूप में पढ़ा है। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशन और इसके आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दे चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तब तक, जब तक हम अपना नेक्स्ट वीडियो रिलीज करें, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।